students. In today's lecture, we are going to learn about one of a very important law of our 12th syllabus, that is law of diminishing marginal utility. Okay, in our 12th syllabus, okay, there are totally 3 laws. Okay, एक तो law of DMU है, उसके बाद दूसरा आपका law of demand है, ओके, एंड एक आपका लॉ ऑफ सप्लाई है. ओके, ये तीनों ही लॉ आप कोई भी लास्ट ईयर के पेपर अगर आप इफ़ यू रेफर यू विल फाइंड दैट इन ऑल द past years paper there might be at least one law compulsory. Sometimes one law is asked for 8 marks and one law is asked for 4 marks. एंड टोटली यू हैव 3 लॉ. आपको 3 ही लॉ है और हर साल कंपल्सरी आपको लॉ आता ही आता है विच कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स. ओके, आपको 8 मार्क के लिए एग्ज़ाम में लॉ पूछते ही पूछते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है. ओके, और आपका जो लास्ट का आंसर इन डिटेल है वो लॉ के बिना कंप्लीट नहीं होता. एक लॉ वहाँ पे पूछते हैं कंपलसरी. ओके, अभी व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर राइटिंग द लॉ. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन. ओके, आपको पहले लिखना होता है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ओके, द फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन. ये लॉ आपको पूरे 8 मार्क्स के रहते हैं, सॉरी इट इज़ फॉर 8 मार्क्स. तो इंट्रोडक्शन आपका 1 मार्क का आएगा. ओके, लॉ में अब इंट्रोडक्शन में ये लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में आपको लिखना रहता है. फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, हु हैज़ इंट्रोड्यूस द लॉ एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क. ओके, 8 मार्क के लिए आपका लॉ आता है. जो सेकेंड है, इन दैट यू हैव टू राइट स्टेटमेंट ऑफ लॉ. मतलब ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ में क्या है. एंड statement of law, it should be exact what is given in the textbook or what is given in the notes में भी वो exact textbook का ही रहेगा, उसमें कोई interpretation नहीं होता है. इसमें आप अपना कुछ फेंक के नहीं, I'll advise don't write anything, follow the textbook only. ओके, ये भी आपका 1 मार्क के लिए रहता है. सो नाउ 2 मार्क्स. ओके, जेन तीसरा जो आपका है इसमें होता है एक तो टेबल. ओके, मतलब ये लॉ, हर लॉ में टेबल रहेगा, दैट आई विल एक्सप्लेन. देन फोर्थ में रहता है चार्ट. ओके, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू ऑल कैन से, वो भी एक टेबल 1 मार्क का रहता है, चार्ट 1 मार्क का रहता है. तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स. ओके, उसके बाद आपको टेबल एंड चार्ट का एक्सप्लेनेशन लिखना है. ओके, टेबल एंड चार्ट का एक्सप्लेनेशन लिखना है, उसको 1 मार्क्स. मतलब यहाँ पे आपके हो गए टोटल 5 मार्क्स. ओके, 5 मार्क्स कैसे हुए, फर्स्ट मार्क यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, सेकेंड मार्क यू हैव टू राइट स्टेटमेंट ऑफ लॉ, तीसरे मार्क के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल, फोर्थ मार्क के लिए यू हैव टू गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड फिफ्थ आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, तो ये 8 मार्क्स हो गए. तो अभी जो रिमेनिंग 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स है, उसमें यू हैव टू राइट आइदर अजम्पशन, और एक्सेप्शन. ये तीनों लॉ में अजम्पशन और एक्सेप्शन होते हैं. इकोनॉमिक्स की आप कोई भी थियोरी पढ़ते हो, आगे भी अगर आप पढ़ोगे तो यू विल सी देयर इज अजम्पशंस और क्रिटिसिज्म रहते हैं या एक्सेप्शन रहते हैं. ओके, क्रिटिसिज्म मतलब आपके लॉ को क्रिटिसाइज किया, एक्सेप्शन मतलब लॉ एप्लीकेबल नहीं. अब यहाँ पे आपके 12th स्टैंडर्ड में देयर इज अजम्पशन एंड एक्सेप्शन. अजम्पशन मतलब मान के चलना है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये लॉ पढ़ने के लिए हम मान रहे. लॉ क्या है, लॉ इज एन सिस्टमैटिक स्टडी. मतलब जो 3 लॉ हम पढ़ने वाली है, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी देगा. ओके, अभी हम DMU पढ़ेंगे तो वो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपको सिस्टमैटिक स्टडी देगा, उसी को बोलते हैं लॉ. अजम्पशन मतलब वो लॉ पढ़ने के लिए हमको कुछ चीज़ें मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि हज़ारों चीज़ें होती है, इंटर रिलेटेड होती, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उसको अगर हमको पढ़ना है तो हमको मान के चलना है, अज्यूम करना है, ऐसा होता नहीं. वी हैव टू अज्यूम लॉ पढ़ने के लिए. तो इट इज़ आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. ओके, एक्सेप्शन इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. दोनों में से कोई भी एक पूछेंगे.
आइदर अजम्पशन और एक्सेप्शन। अगर अजम्पशन पूछा तो अजम्पशन लिखने का, एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन लिखने का। बोथ विल बी, दोनों भी 3-3 मार्क्स के लिए, मतलब कोई भी एक पूछेंगे 3 मार्क्स, तो 5 वो और ये 3, 8 मार्क्स के लिए। ओके, अजम्पशन मतलब मान के चलना, एक्सेप्शन मतलब आपका लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका लॉ नहीं चलेगा, इन केसेस में आपका लॉ काम नहीं करेगा। अजम्पशन मतलब इन चीज़ों को अगर मान के चलोगे तो आपका लॉ काम करेगा। अजम्पशन मतलब इन चीज़ों को अगर आप अज्यूम करते हो, मान के चलते, तो आपका लॉ काम करेगा। एक्सेप्शन मतलब आपका लॉ इन फैक्टर्स, इन चीज़ों में काम नहीं करेगा। हर लॉ के पीछे either there is assumption or there is exception, sorry, in the exam they will ask either there is assumption or exception, आपको दोनों ही पढ़ना है। ओके, हर लॉ में यही फॉर्मेट है, 8 मार्क के लिए पूछेंगे। इट विल स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ DMU। ओके, लॉ ऑफ DMU। अभी यहाँ पे आई डोंट हैव सो मच ऑफ स्पेस। DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल, डिमिनिश मतलब कम होते जाना एक स्टेज पे, मार्जिनल मतलब जो एडिशन बेनिफिट एक कंज्यूमर को, एडिशन बेनिफिट एक एडिशन यूटिलिटी या एडिशन सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिली थी कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए, एडिशन वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है। क्या एडिशन, क्या यूटिलिटी, समझ में आया? मतलब हर एक यूनिट पे एडिशन होता है एंड वो एडिशन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ये लॉ किसके बारे में पढ़ता है, कंज्यूमर के बारे में। किसके बारे में, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या, कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर। क्या बिहेवियर, एक फंडामेंटल कंसेप्ट बताए एक इंसान के बारे में। हम सब, आप सबको पता होगा, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड नाउ, कि जब हम कोई भी चीज़ बार बार करते हैं तो उसकी इच्छा हमारे लिए कम होती जाती है। बस यही लॉ का व्हाट विल कैन सी अ की पॉइंट ऑफ एन लॉ। द मोर यू वांट, द मोर यू हैव, सॉरी, द मोर यू हैव द लेस यू वांटेड। आप जितना ज़्यादा कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, आपकी इच्छा धीरे धीरे उसके लिए ख़त्म हो जाती है। ये सिंपल सी बात है। आप कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यू ऑल कैन टेक, आपका मन जल्दी भर जाता है कोई भी चीज़ से, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने वाली, खाने वाली, खेल, एनीथिंग। ओके, एज ए स्टूडेंट, से फॉर एग्जांपल यू माइट बी हैविंग, से फॉर एग्जांपल आप कॉलेज से जाते हो, देन आपको बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की पसंद आती है। ओके, तो धीरे आप अगर एक दिन खा रहे हो, ठीक है, दूसरे दिन खा रहे हो, तीसरे दिन, तो डेफिनेटली आपका मन भर जाएगा, आपको फिर नहीं अच्छा लगेगा। तो वही बिहेवियर, वही एक बिहेवियर हम इसमें पढ़ने वाले, जो कि एप्लीकेबल है 120% हमारे बीच ही एप्लीकेबल है। आप कहीं घूमने चले जाओ, एक दिन जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे दिन जाओगे अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा कम अच्छा लगेगा। जब कहीं ना कहीं थोड़ा कम अच्छा लगेगा, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड टाइम। ओके, तो वो एक बिहेवियर जो एप्लीकेबल है, इसीलिए लॉ तीनों जो हम पढ़ने वाले ना, दैट हैव एन एप्लीकेबिलिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। बस वही उस कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा रहे। क्या, जितना ज़्यादा कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, उतना ज़्यादा आपकी इच्छा, आपका सेटिस्फैक्शन, आपकी यूटिलिटी उस चीज़ के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले, कंज्यूमर बिहेवियर। क्या, द मोर यू हैव द लेस यू वांट। ओके, क्या, कमोडिटी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ओके, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट डज लॉ ऑफ DMU सेज। दिस slide I have kept blank so that I can explain you, because then to start I think better, एक बार थोड़ा explanation हो जाता है, then I also feel easy in explaining, you all also find easy in understanding. okay, इंट्रोडक्शन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, इसमें आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है देन ओनली आई विल एडवाइस। ओके, तो इंट्रोडक्शन में हमेशा किसने लॉ इंट्रोड्यूस किया है, एंड लकीली ऑल द लॉ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ओके, इसका थोड़ा अलग है। द लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गुजन। ओके, इन्होंने पहले प्रपोज किया, बट वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये हमारे इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बहुत सारी थियोरीज, आगे भी क्लास में जब आप पढ़ोगे तो इनकी थियोरीज बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उन्होंने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने इसको डिस्कस किया था
और उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुई थी 1890। तो क्या याद रखना है, किसने, कब और कहाँ। तो दिस लॉ वाज first proposed by Goosen, Professor Goosen. Then it was explained in detail by Alfred Marshall in his book Principle of Economics in the year 1890. Exact accurate लिखना, लॉ है वरना मार्क्स कट जाएगा। ओके, देन है क्या, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल मतलब एडिशन, यूटिलिटी मतलब बेनिफिट। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कम होती है एडिशनल बेनिफिट जो हमको मिलती है, इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, सब जगह आप मैं हम सबका ऐसे ही नेचर है। ओके, एवरीबडी अराउंड अस, वी आर रैशनल कंज्यूमर एंड वेन एवर वी हैव पर्टिकुलर कमोडिटी कंटिन्यूसली, और अगर आप कंटिन्यूटी हटा दो, अगर आप एक दो दिन 3 दिन बाद, लेकिन आप एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करें, एक ही जगह घूमने जा रहे हो, एक ही पिक्चर देख रहे हो, एक ही कपड़े पहन रहे हो, एक ही फैशन का क्लोथ पहने हो, टी शर्ट मतलब टी शर्ट ही, तो ऐसे नहीं आपका मन भर जाएगा। यू नीड अ चेंज, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो है ये यूनिवर्सली कैरेक्टर मतलब इट्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल एक्सेप्टेड। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर, हमारे जैसे नॉर्मल कंज्यूमर की बिहेवियर। क्या, दैट यूटिलिटी डिराइव, जो कमोडिटी से यूटिलिटी मिलती है, डिमिनिशेज मतलब कम हो जाती है विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जैसे आपके वांट आपके फुलफिल होते जाते हैं या आपकी नीड होती है, वांट होती है, यूटिलिटी जैसे वो कम होती जाती है, आपकी जो ऑडियल से यूटिलिटी उस चीज़ के लिए वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी। ओके, देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर 1 मार्क, इसको एग्जैक्ट होना चाहिए, ये ऐसे का ऐसे ही लिखना रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का ये लॉ है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। आप तीनों लॉ में देखोगे, तीनों में ये वर्ड आपको मिलेगा ही, तो लॉ में ये वर्ड होना ही चाहिए, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब बाकी सारे फैक्टर्स को वो लोग कांस्टेंट रखते हैं, कोई भी एक फैक्टर को लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो एडिशनल जो बेनिफिट है उसको कंसिडर करें, इसको स्टडी करें। डिमांड में उन्होंने प्राइस लिया है, सप्लाई में उन्होंने प्राइस लिया है, तो कोई भी एक चीज़ लेते, बाकी सबको क्या कर देते, कांस्टेंट कर देते, तभी हम इसको पढ़ पाएंगे। अगर वो सारी चीज़ें लेंगे तो कांस्टेंट नहीं है। कैसे, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं एक चीज़ जो खा रही हूँ मैं 2 साल बाद खाऊंगी, तो मेरी सेटिस्फैक्शन तो ख़त्म नहीं होने वाली है, इसीलिए अदर थिंग कांस्टेंट, ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब आप कंटिन्यूस कंज्यूम करें उस तरीके से। ओके, सो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट रखा है। क्या लिया, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग, मतलब जो एडिशनल यूटिलिटी, जो बेनिफिट उसको मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब वो एक के बाद एक स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो होगा क्या, डिमिनिश हो जाएगी उसकी यूटिलिटी। डिमिनिशेज विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। पहली बार जो खुशी मिली, दूसरी बार थोड़ी कम, तीसरी बार, मतलब जैसे स्टॉक बढ़ रहा है उसकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही, यही बताया। बस क्या बोला है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट जो मिलती है पर्सन डिराइव्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ अ थिंग मतलब कमोडिटी, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। एक वो ले चुका है स्टॉक, अब दूसरा जब लेगा तो वो जो उससे जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। बस यही बोला है। ओके, उसको एक्सप्लेन किया। ये इट वाज अ स्टेटमेंट, आप देख सकते हो कॉमा है यहाँ पे, थोड़ा इन्वर्ट मेरा वो हो गया है, बट ये इन्वर्टेड है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अभी वही जो एक्सप्लेनेशन उसको जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ओके, लेट अस सी एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही रहता है कि इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स, कोई भी कंज्यूमर को एडिशन, मार्जिनल मतलब एडिशन यूटिलिटी मिलती है फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, धीरे धीरे कम होती जाती है, एज हीज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेज, जैसे ही वो कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाता है उससे जो उसको यूटिलिटी मिलती है वो कम, कमोडिटी बढ़ रही है, कमोडिटी इज राइजिंग बट यूटिलिटी जो मिल रही है वो कम हो जा रही है, जैसे जैसे ऐड होगा वैसे वैसे यूटिलिटी कम हो जाएगी। ओके, इन शॉर्ट, द मोर द थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर, जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा उतना आपका मन कम, ये जनरल नेचर है विच विल फाइंड अराउंड यू। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड स्टेटमेंट। ओके, याद रखना स्टेटमेंट क्या बोलता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट जो पर्सन को मिलता है
इंक्रीज इन द स्टॉक डिमिनिश होता है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। ओके, इसी को एक्सप्लेन किया है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे टेबल है, ये 1 मार्क का रहेगा। ये जो टेबल है आपका ये 1 मार्क का रहेगा। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये 1 मार्क का रहेगा। और ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है, देखो दोनों ही एक्सप्लेनेशन लिखना है, ऐसे नहीं कि कोई स्किप कर देना। ओके, टेबल का मार्क्स रहता है बट आई एडवाइज बोथ द एक्सप्लेनेशन शुड बी देयर। आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए इफ़ यू आर स्कोरिंग अ गुड मार्क। ओके, यहाँ पे दिया है यूनिट, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे दिया है यूनिट, यहाँ पे दिया है मार्जिनल। टोटल यूटिलिटी नहीं मिला है, वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन आप समझोगे तो आपकी खुशी बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल तो कंज्यूम अच्छा लग रहा है तभी तो कंज्यूम करे, लेकिन आपका जो चाह है, वो जो वोटल से सेटिस्फैक्शन उसके पीछे कहीं ना कहीं कम होता है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से मार्जिनल यूटिलिटी बताता है, इसीलिए इसको लिया गया है। ओके, सो यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, एनी कमोडिटी, एप्पल, चीकू, बनाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, एनीथिंग यू कैन टेक कमोडिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी दिया है, डायग्राम दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी 1 यूनिट का जो था उसमें उसको मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे सिर्फ MU लिया है, एग्जाम में यही लेना, TU का टेबल मत बनाना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ MU का टेबल बनेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ। ओके, 1 यूनिट में जब 1 एप्पल खाया, हम लोग यहाँ पे एप्पल का एग्जाम्पल लेंगे, तो उसको कितनी मिली मार्जिनल एडिशन यहाँ पे 10 मिली। ओके, समझो टोटल यूटिलिटी मिली होगी, इससे आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। ओके, फिर जब उसने दूसरा कंज्यूम किया तो उसको कितनी मिली 8, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम। स्वाभाविक है, ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे आपकी यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। आपका मन धीरे धीरे कि हाँ अभी इतना खा लिया बस बस, फिर आप एक पॉइंट पे आके रैशनली यू विल स्टॉप। ओके, देन तीसरे यूनिट ऑफ कमोडिटी में 6, फोर्थ यूनिट, 5th में 2, 6th में 0। यहाँ पे कोई यूटिलिटी एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, डिमिनिश होने आ गई है। ओके, मतलब यहाँ पे उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है। डिमिनिश तो पहले भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो एकदम स्टॉप हो गई है। उसके बाद तो उसको डिसयूटिलिटी हो गई है, मतलब यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं, स्टॉप, यहीं पे वो स्टॉप कर देगा 6 पे। उसके बाद तो डिसयूटिलिटी। ओके, उसी को प्लॉट किया है यहाँ पे। लेट मी लिफ्ट इट अप लिटिल बिट, बस। ओके, यू कैन सी पहला यूनिट जब भी उसने कंज्यूम किया, यू कैन सी हियर, तो उसको 10, तो आपको आपका प्लॉट करना है, क्योंकि यहाँ पे यूल बी टेकिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे यूल बी टेकिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे ऐसे लिखने का, क्योंकि ये कर्व कौन सा है, MU, नेमिंग शुड बी देयर, MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ये। ओके, यहाँ पे 0 लेना है, जैसे आपका ग्राफ होता है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 0, फिर ये -2 को यहाँ पे लेना है, यहाँ पे ये आपकी कमोडिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यूनिट ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो पहला यूनिट व्हेन ही कंज्यूम्ड, हाउ मेनी मार्जिनल यूटिलिटी ही गॉट, 10। ओके, उसके बाद व्हेन यू कंज्यूम सेकेंड यूटिलिटी, यू कैन सी सेकेंड यूटिलिटी उसने कंज्यूम किया तो उसको कितना मिला, 8। ओके, उसके बाद जब उसने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 6, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है। उसके बाद जब उसने चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो कितना मिला, 4। उसके बाद 5वां यूनिट तो कितना मिला, 2। उसके बाद जब उसने वॉटल से 6वां यूनिट कंज्यूम किया, यू कैन सी तो उसको कितना मिला, 0, मतलब कुछ नहीं। उसके बाद तो इफ़ इट ही इज़ इन नेगेटिव डिसयूटिलिटी, यू कैन सी। एंड ये जो कर्व है ये धीरे धीरे डिमिनिश होते जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग, हमारी यूटिलिटी कम होती जा रही है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेट अस सी एन एक्सप्लेनेशन। एक्स एक्सिस जो है इट शोज, वेट अ सेकेंड, एक्स एक्सिस शोज यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, ये रहा। वाई एक्सिस शोज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये इस पोर्शन में दिखा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाई एक्सिस का पोर्शन है, हाँ, तो इसलिए वो MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बोला है। वेट अ सेकेंड, MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, MU curve slopes downward from left to right. MU goes on diminishing with every successive, जैसे जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा थी, देखो पहले में ज़्यादा, जैसे जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो आपकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। फिर ये क्या करेगा, उसके बाद जब आपकी कम हो जाएगी, व्हेन MU बिकम 0, इट इंटरसेक्ट करता है। ओके, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये एक्स एक्सिस में, यू कैन सी इट इज़ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस
फर्दर कंजम्पशन ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी, ये रहा, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इट इज़ डिसयूटिलिटी ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी. आई होप you all have understood. I think so. Till here you all don't have any doubt. Okay, assumptions and exceptions. Okay, this I'll be teaching you all in the next lecture. What is assumption and what is exception? We have completed with our introduction, statement of law, एंड उसके बाद व्हाट विल से डायग्राम, टेबल और इसका एक्सप्लेनेशन. अजम्पशन और एक्सेप्शन दोनों मैं साथ में लूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. अजम्पशन मतलब अज्यूम करना है, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट. यहाँ पे ये लॉ, जैसे कि देखो मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ. जैसे कि आप बोलते हो कि कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद हमारी इच्छा उसके लिए कम हो जाती है, लेकिन जो ड्रंकर्स रहते, एडिक्टेड रहते, वो जितना पीते हैं ना उनका नशा उतना चढ़ता है, कम नहीं होता है. ओके, जो कंजूस होते हैं, जितने पैसे उनको मिलते हैं ना, तो उनकी यूटिलिटी दे इट वोंट स्टॉप दैट, इंक्रीजेस. ओके, किसी को हॉबी कलेक्शन का शौक रहता है, तो जितना आपको मिलता है कॉइन्स कलेक्शन, तो आपको, तो यहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल है, तो वो लोग सब एक्सेप्शन में आते हैं, एक्सेप्ट पर्सन्स. ओके, अजम्पशन मतलब आप मान के चलोगे कि आपकी कमोडिटी का शेप साइज सेम है, जो कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल है, कोई ब्रेक नहीं है, बैठ के इंसान कंटिन्यूस, ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान बैठ के लेकिन ये लॉ पढ़ने के लिए हम, और ऐसे भी देखो अगर वो कंटिन्यूस नहीं भी बैठता है, आप कोई भी चीज़ आज खा रहे हो, कल खा रहे हो, परसों खा रहे हो, नरसों खा रहे हो, तो आपका जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा. तो सिर्फ समझने के लिए ऐसा बोले, अज्यूम करने के लिए. ओके, ये दोनों प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. अजम्पशन एक्सेप्शन विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. अज्यूम मतलब मान के चलना, एक्सेप्शन मतलब वो लोग पे लागू ही नहीं होगा वो लॉ, और अजम्पशन मतलब ये चीज़ें होगी तभी ये लॉ काम करेगा. ओके, इतना आई थिंक सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Thank you for today's lecture. We'll be starting our next lecture tomorrow. We'll be doing with assumption and exception. Okay, so thank you.